हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ स्पेशल जो है संक्षिप्त इतिहास। ये एनसीईआरटी का पूरा सार किया गया है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, क्योंकि जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह मैं आपको कवर करा रही हूँ किसके पुस्तक से। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने कि एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी का सार दिया है। ये किसके लेखक हैं? महेश कुमार वर्णवाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारी एनसीईआरटी का सार जो आपको 6 से 12 तक मिलेगा। आपको अलग अलग 6 से लेकर 12 तक की कक्षा की किताब पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको एक ही पुस्तक में सारा डिटेल, सारा जो है संक्षेप में आपको इसमें किया है। बहुत अच्छी पुस्तक है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट, इस पुस्तक का पहला अध्याय है ऐतिहासिक स्रोत। पहला अध्याय क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में हम क्या अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि के कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। जैसा कि हमें पता है, ऐतिहासिक स्रोत के साथ से हमें पहले इतिहास जानना जरूरी है। तो इतिहास क्या है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण जो है विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण जो है उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। जो इतिहास है वो किसी समाज विशेष की कौन कौन सी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। आप देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हमें किसी देश का या स्थान का इतिहास जानना है तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? पुरातात्विक साक्ष्य और स्रोतों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें से अधिकांश जो है प्राचीन टीलों से की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं, टीला जो है किसे कहते हैं? तो टीला धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं। एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक टीला। यहाँ देखिए, प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। पुरातात्विक विज्ञान क्या कहलाता है कि प्राचीन टीलों या स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुएं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। आगे, पश्चिमोत्तर भारत में, कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत में उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चला जिसकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे,
किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग, अगला पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। आगे देखिए क्या पॉइंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है, विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में भी था। अगला पॉइंट, पौधे के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु और वनस्पति का इतिहास कैसे जाना जा सकता है। तो पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा। आगे देखिए पॉइंट क्या है कि पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लगाए जाने का पता लगाया जाता है। आते हैं अब सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। मुद्राओं की बनावट एवं उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि पंचमार्क या आहत सिक्के किसे कहते हैं? कि उन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, तो उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी मात्रा में तांबे, चांदी और सोने के और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथियां किसने अंकित करने की परंपरा शुरू की? तो यूनानी शासकों ने अंकित करने की परंपरा शुरू की। अगला देखते हैं पॉइंट। सिक्कों के प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। सिक्कों का प्रयोग किसमें होता था? तो दान दक्षिणा में होता था, खरीद बिक्री में, वेतन मजदूरी में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है? भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो यहाँ दिया है सबसे अधिक सोने के सिक्के और क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए।
सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जाहिर किए। तो यहाँ से हम पॉइंट लेंगे कि स से सात, स से शीशा। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन ने चलाए। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के से चलाए। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखते हैं पॉइंट, अभिलेख। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो अभिलेख होता है वो सिक्कों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफिक कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। तो भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में क्या है? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। बोगाजकोई से क्या, इसमें क्या विशेषता है कि इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। संस्कृत भाषा जो थी ईसा की 2री सदी से ही प्राप्त होने लगी और 4ठी और 5वीं सदी में इसका प्रयोग क्या हुआ? व्यापक स्तर पे होने लगा। आगे देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत जो है महेश वर्णवाल की पुस्तक से है। ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ इस पुस्तक में दिया है, जो हर कंपटीशन के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में कौन कौन सा है? इसमें आता है एक साहित्यिक साक्ष्य और एक पुरातात्विक साक्ष्य और एक आता है विदेशी यात्रा विवरण। इससे प्राचीन इतिहास के स्रोत का पता चलता है। साहित्यिक साक्ष्य से धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य होता है साहित्यिक साक्ष्य में दो, एक धार्मिक साहित्य से पता चलता है, एक लौकिक साहित्य से पता चलता है। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य में दो साहित्य बांटा गया। धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक ब्राह्मण साहित्य और एक दिया है ब्राह्मण साहित्य, एक दिया है ब्रह्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से है? ब्राह्मण साहित्य में वेद मतलब ज्ञान, उपनिषद मतलब समीप बैठना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत है। कौन कौन से है? इसमें है वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। अब क्या है इसमें दिया है? अब ब्रह्मोत्तर साहित्य में ब्राह्मण के और अतिरिक्त जो साहित्य है वो क्या है? इसमें है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये है। आगे देखते हैं लौकिक साहित्य। यह है धार्मिक साहित्य हो चुका है। धार्मिक साहित्य के बाद अब लाते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में तीन इसमें मिलते हैं हमको। कौन कौन से? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब आते हैं देखते हैं विदेशी विवरण। प्राचीन इतिहास के स्रोत में दूसरा क्या है? विदेशी विवरण। जो यात्री आए हैं वो विदेशी यात्रा विवरण, वो क्या विवरण किए हैं विदेशी यात्री जो आए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के आए हैं, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। 3 इसमें भाग किया गया है, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो पहले देखते हैं यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से हैं?
देखिए यहाँ पे टेसियस, ये ईरान से आए हैं। टेसियस। हेरोडोटस, ये है इतिहास के पिता। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान कौन से हैं? नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस, ये है सिकंदर के साथ आने वाले। आगे देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये इंडिका के लेखक हैं। ये इंडिका के लेखक हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आए हैं। और आगे देखते हैं डाइमेकस, ये बिंदुसार के समय में आए हैं। ये डाइमेकस हैं, ये बिंदुसार के समय में आए हैं। डायनोसियस किसके समय में आए हैं? ये अशोक के समय में आए हैं। आगे टालमी जो है ये किसके लेखक हैं? जियोग्राफी के लेखक हैं। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। इनके जो इन सारे लोगों की किताबों पे, यात्रा पे जो लेखक हैं, इन लोगों की यात्रा पर अपनी पुस्तक लिखी है, उसके द्वारा भी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? प्राचीन इतिहास के स्रोत प्राप्त होता है। अब यहाँ से हो गया, ये हो गया केवल यूनानी रोमन लेखक ये हैं। अभी हम लोग देखेंगे चीनी लेखक जो चीन से आए हैं और लिखे हैं, अपनी यात्रा का विवरण लिखे हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है फायान, सुंगयुंग, हेनसान और इत्सिंग। अरबी लेखक में कौन कौन से हैं? अरबी लेखक में देखिए, अरबी लेखक में है सुलेमान अल मसूदी अल बरूनी। इन्होंने तहकीक ए हिंद, ये पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको लिखा है इन्होंने। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा जो ये प्राचीन इतिहास के स्रोत का टॉपिक यहाँ यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले वीडियो में, अगले नए नए तथ्यों के साथ, नए नए आपको जानकारी के साथ। ये बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप एनसीईआरटी से एक पुस्तक से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक का सार देखना चाहते हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आप महेश कुमार बर्नवाल की जो है एक पुस्तक जो है उसको मैं कवर करा रही हूँ, उसको ही आप देख लें। आपका सारा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है और बहुत अच्छे से इसमें सारी बातों को समझाया गया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।